इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है और द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस मच। ये आपका जो कोई इस तरह का एक साइन बना हुआ है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए, इफ y is the function of x and y is the function of x and dy by dx या df by d by dx of fx, that is another function of x, that is capital Fx। अगर ये है so that capital Fx dx that is equal to d of small fx। ये d of small fx का मतलब हुआ डेल्टा ऑफ स्मॉल fx, चेंज ऑफ fx, डेल्टा वाला चेंज, लेकिन d डेल्टा के बजाय d लगने मतलब इनफाइनाइट स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटे फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। वेरी वेरी स्मॉल चेंज ऑफ fx, इसकी बात हो रही है। तो चलिए, डेल्टा का मतलब हो गया कि किसी भी चीज का बहुत सारे वेरी वेरी स्मॉल पार्ट कर देना, बहुत बहुत छोटे छोटे भाग कर देना, और डी ऑफ fx का मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट करना, और इंटीग्रेशन का मतलब उसको जोड़ देना, समेशन से मतलब होता है। देन इंटीग्रेशन ऑफ fx dx that is integration of d of fx। d of fx माने छोटा टुकड़ा इंटीग्रेट कर दिया, बड़ा टुकड़ा आ जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx dx that is स्मॉल fx। ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया। क्या मैंने कहा कि अगर स्मॉल fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैपिटल fx आता है, तो कैपिटल fx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में स्मॉल fx आ जाएगा। ये बेसिक फार्मूला है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको समझ जानी चाहिए। इंटीग्रेशन मीन्स summation of infinite small terms, बहुत छोटे स्मॉल टर्म्स का समेशन, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीजें आपने इंटीग्रेशन में सीखी। अब आइए कुछ हम बेसिक फार्मूले जो डिफरेंशियल में पढ़े हैं उसी का रिवर्स इंटीग्रेशन में कैसे हो जाता है, ये हम लोग सीखें। जैसे इधर लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन के फार्मूले, डिफरेंशियल के फार्मूले, और इधर लिखते जाएंगे हम, इधर देखिए डिफरेंशियल के फार्मूले आते जाएंगे बहुत छोटे में। अब इधर हम लिखते जाएंगे इंटीग्रेशन के नए फार्मूले जो अब आपको जान लेने हैं। तो आप जानते हैं कुछ चीजें। नंबर 1, डी बाई डी एक्स की पावर n जो होता है दैट इज n x की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन में, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx जो हो जाता है वो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ कंडीशन लगेगी, ध्यान दीजिएगा, where x is not equal to, where n is not equal to माइनस 1। बाकी सब पर लगेगा, केवल n की वैल्यू माइनस 1 ना रहने पाए, ध्यान रखिएगा। क्यों माइनस 1 ना रहने पाए, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ
log x मैंने आपको सिखाया था 1/x होता है, 1/x होता है। तो इसी का रिवर्स तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा आपका, क्या चीज कि 1/x का इंटीग्रेशन या x की पावर -1 का इंटीग्रेशन log x हो जाता है। इसीलिए जो है 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है। इसीलिए जो है यहाँ पर 1/n की पावर -1 के लिए लागू नहीं होता, 1/x की पावर -1 के लिए log n हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। जिसको जहाँ समस्या आ जा रही होगी वो हाँ उठा सकता है, तो हम उसको मौका दे देंगे कि वो बताए, पूछे कि कहाँ क्या समस्या है किसको। चलिए आगे हम बताते हैं आपको कैसे बात आगे बढ़ रही है। ध्यान देंगे नंबर 3, अगर ये केवल dx है, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ x दैट इज x की पावर 0 या 1 आ जाता है, ये 1 आ जाता है। इसीलिए यहाँ तीसरा फार्मूला है 1 dx या केवल dx है, x की पावर 0 dx, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 1/1 हो जाएगा, फिर मिला के x आ जाएगा। x इसमें यही फार्मूला लग जाएगा जो ऊपर दिया हुआ है, n की जगह 0, n की जगह 0 है तो ये इसी रूप में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ फार्मूले हम लोग जो और पढ़े हैं उस पर हम लोग आगे बढ़ते चले। चौथा d/dx ऑफ साइन x जो होता है वो cos x हो जाता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो हो जाएगा dx वो कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा। साइन का डिफरेंशियल cos, तो cos का इंटीग्रेशन sin। ऐसे ही पांचवा फार्मूला d/dx ऑफ cos x जो होता है माइनस sin x होता है। तो आपको समझना चाहिए कि sin x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो माइनस cos x हो जाएगा। 6 d/dx tan x जो होता है वो sec² x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx जो हो जाएगा वो tan x हो जाएगा। सातवां d/dx ऑफ sec x जो होता है वो sec x tan x हो जाता है। तो सातवां sec x tan x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो sec x हो जाएगा। उम्मीद है ये फार्मूले आपके ध्यान में आ रहे होंगे। आठवां d/dx ऑफ cot x जो हो जाएगा वो माइनस cosec² x हो जाएगा। तो यहां पर भी आठवां cosec² x dx का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो माइनस cot x हो जाएगा। नाइन्थ फार्मूला d/dx ऑफ cosec x जो होता है वो माइनस cosec x cot x होता है। तो यहां पर जो फार्मूला 9 आ जाएगा cosec x cot x dx जो हो जाएगा वो माइनस cosec x आ जाएगा। ये भी बात आपके ध्यान में आ गई होगी। देखिए 9 हो गए। 10th क्या है, क्योंकि हम जानते हैं d/dx ऑफ e की पावर x जो होता है वो e की पावर x होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 10वां फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx जो हो जाएगा वो e की पावर x ही रहेगा। 11वां फार्मूला d/dx a की पावर x जो हो जाता है वो a की पावर x का डिफरेंशियल अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने सिखाया था कि a की पावर x में log a बेस e हो जाता है। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx जो हो जाएगा वो a की पावर x अपॉन log a बेस e हो जाएगा, बटे में चला जाएगा ये चीज जो है मल्टीप्लाई में था।
तो ये कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। अब आपको हम इंटीग्रेशन में कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे। अब आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी मैं बात करूँगा आपसे कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो आइए हम टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन सिखाऊं कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है। एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आइए पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन सिखाऊं। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो यहां पर कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स होता है, ये आप जानते हैं, बता चुका मैं आपको। अगर स्मॉल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स होता है तो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स होता है, और एक कांस्टेंट जरूर लगा दिया जाता है। इस कांस्टेंट का क्या राज है, इसको समझेंगे हम लोग, और इसे हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। एग्जांपल देके हम इस बात को समझाएं तो आप समझ जाएंगे। जैसे डी बाई डी एक्स है एक्स की पावर 5, इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि ये 5x की पावर 4 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर अगर 5x की पावर 4 का हम इंटीग्रेशन कर दें तो 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x की पावर 4 dx, 5 बाहर आ गया, x की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन, ये पहला फार्मूला, x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर 4+1 मतलब 5/5, ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो x की पावर 5 आ गया। तो आपने देखा था कि यहाँ x की पावर 5 था, इसका डिफरेंशिएशन x की पावर 5x की पावर 4 था, तो 5x की पावर 4 का जो इंटीग्रेशन हो जाता है x की पावर 5 हो जाता है, रिवर्स भी सही हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर हम एक कांस्टेंट और जोड़ देते हैं +7, तो आप देख रहे हैं कि ये 5x की पावर 4 तब भी रहता, 5x की पावर 4 तब भी रहता, क्योंकि 7 का डिफरेंशियल 0 हो जा रहा था, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जा रहा था। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल अगर 0 हो जा रहा है तो यहां पर एक कांस्टेंट भी रहा होगा, ये हम मान लेते हैं। तो यहां पर एक कांस्टेंट हमेशा c जोड़ देते हैं। c की वैल्यू कितना होगी, ये हम सवाल के दौरान या तो निकालने का कोई अपना मेथड दिया होगा, और नहीं तो आप c के रूप में छोड़ देंगे। ये 0 हो जाएगा तो कोई कांस्टेंट नहीं था, और 0 नहीं हो जाएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट जो रहा होगा वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। आइए एक और बात देखें हम लोग, इसको मिटा रहा हूं मैं अभी, कांस्टेंट वाली बात मैंने समझाई आपको, एक और बात दिखा दूं अभी, जिसको पूछना का मौका देता हूं उसको। दूसरा जो मेथड है आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स होता है, आप जान रहे हैं। लेकिन अगर लिमिट लगी है कि a से b तक, यहां देखिए कोई लिमिट नहीं लगी थी, तो ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था, इनडिफिनिट था। तो यहां पर इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। लेकिन अगर लिमिट लगी है तो यहां पर ये अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, तो इस रूप में लिख लेते हैं। और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे हम, एक बार x की वैल्यू b है माइनस एक बार x की वैल्यू a है, तो इस रूप में एक वैल्यू पुट कर लेंगे यहां पर। तो ये इस रूप में भी जानेंगे। जैसे अभी एग्जांपल दे दें इसका, हम जैसे इसका एग्जांपल दे दें, हम इसका एग्जांपल दे दें, इंटीग्रेशन x का क्यूब कहां से कहां तक, 1 to 2, 1 से 2 तक, x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4, और लिमिट कहां से कहां तक है, 1 to 2। तो यहां ध्यान देना चाहिए आपको। अब देखिए 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया, अब अपर लिमिट 2 रखेंगे, 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर, तो बच्चों ध्यान देंगे यहां पर 2 की पावर से 4 का मतलब हो गया ये 16 माइनस 1, तो कुल मिला के आंसर आ गया आपका ये 15/4, ये आंसर आ गया। यहां देखिए लिमिट लगती है, अगर लिमिट है तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट के रूप में इसको हमें इस रूप में रखना पड़ता है, और ये फिर जाकर के इस लिमिट से इस लिमिट तक ही समेशन हुआ है या इंटीग्रेशन हुआ है, ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए।
तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के रूप में ये बात समझ में आनी चाहिए। चलिए आपको यहां तक ध्यान में आ गया होगा। अब बता रहा हूं मैं आपको फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। फंडामेंटल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, तो नंबर 1 c इंटू यू डी एक्स, जहां c कांस्टेंट है, u x का फंक्शन है, तो कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, x का जो भी फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। दूसरा इंटीग्रेशन u प्लस v प्लस w, अगर कई सारे फंक्शन है इनका इंटीग्रेशन करना है तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इस तरह सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जरा ध्यान देंगे, यही मेन है आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जहां दिक्कत आएगी बताइएगा। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस दो होते हैं, जिसको प्रॉब्लम होगी अपना हाथ उठा सकेगा। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन दो होते हैं, एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट दो तरीका ही यूज होता है, या तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज हो जाएगा या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखें कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे ढूंढेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे ढूंढेंगे। तो पहला मेथड, फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समझा रहा हूं आपको। और अब जब आपको सवाल मिलेगा तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है, ये आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा और न्यूमेरिकल लगाते जाएंगे, ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट है। जैसे देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि जो 11 फार्मूले बताए गए इंटीग्रेशन के वो डायरेक्ट मिल जाएगा, इतना आसानी से नहीं मिल जाएगा कि आपको इंटीग्रेशन मिलेगा कि sin x dx है तो आप कहेंगे sin x dx हम पढ़े हैं, ये cos x होता है, खत्म सवाल। एक कांस्टेंट लगा देंगे अगर इनफाइनाइट यहाँ पे लिमिट नहीं लगी है तो इतना आसान नहीं मिलेगा आपको कि sin x का इंटीग्रेशन मिलेगा तो आप कहेंगे माइनस cos x, खाल खत्म। इतना आसान ऐसे थोड़ी मिलेगा, बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है देखिए, अब आपको सवाल जो मिलेगा जिसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो sin x की पावर 4 इंटू cos x dx ऐसे मिलेगा। तो आप कहेंगे इसका तो फार्मूला ही सर आप नहीं बताए हैं। तो बिल्कुल नहीं बताए हैं, हमने केवल आपको 11 फार्मूले बताए हैं, उन्हीं 11 फार्मूलों से ही काम बनने वाला है। उसी के रूप में इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करिए कि ये उसी के रूप में चला जाए। तो आइए देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। लेट sin x इज इक्वल टू t मान ले रहे हैं हम। sin x को t मानेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t। साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x हो जाता है और इधर dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहां dx को मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos x dx बराबर आ जाएगा dt। ये बात यहां सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो आइए सब्स्टिट्यूट करें। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sin x बराबर t, तो sin x का t रखेंगे तो t की पावर 4 आ जाएगा और cos x dx देखिए ऑटोमेटिक क्या बन गया आपका dt। तो ये dt बन गया। तो अब ये जो फार्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई पड़ रहा है ये बड़े इजी टर्म में आ गया। हमने इतना बढ़िया सब्स्टिट्यूट किया कि बड़े इजी टर्म में आ गया। अब ये x की पावर n dx इस रूप में आ गया और x की पावर n dx का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो 4+1 माने 5/5 आ जाएगा।
और एक मैंने कहा इंटीग्रेशन के साथ खत्म हो रहा है, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एक c और जोड़ दीजिए। अब यहां वैल्यू पुट कर दें, t किसको माने थे, तो t किसको माने थे, तो sin x को t माने थे, तो यहां पर sin x की पावर 5/5 प्लस c, ये आंसर आ गया। तो आपने देखा कि कैसे मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कितना बढ़िया सब्स्टिट्यूट किया, इतना अच्छा सब्स्टिट्यूट किया कीजिए कि ऑटोमेटिक कोई ना कोई नया फार्मूला बन जाए, वो फार्मूला बन जाए जो आपको 11 में लिखाया गया है। अब किस सवाल में क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप सोच लेंगे बड़ी अच्छी बात है, और नहीं सोच पाएंगे तो हमसे बताएंगे, हम आपको सोच के दिखाएंगे, देखो ये ऐसे किया जाता है। तो सोचना आना चाहिए आपको। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम देखते हैं एक और मेथड, और इसके बाद सवाल के साथ में हम देखेंगे कि आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। आइए एक और मेथड दिखाऊं, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, कहीं कहीं ऐसा होता है कि सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है, कितना भी हम चाहेंगे तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, तो वहां पर फिर दूसरा मेथड लागू होता है। ज्यादातर क्वेश्चन तो आपके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही काम चल जाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं संभव हो पा रहा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में अगर आप ध्यान देते हैं तो यहां दो फंक्शन होते हैं, uv इंटू dx, दो फंक्शन दिखाई पड़ेंगे आपको। जैसे यहां दो फंक्शन दिख रहे थे, sin x की पावर 4 और cos x, लेकिन यहां सब्स्टिट्यूशन से काम चल गया, यहां सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलेगा, यहां सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलेगा। तो यहां क्या होता है, यहां पर आपको दो फंक्शन दिखाई पड़ते हैं, एक ऐसा जिसका डिफरेंशियल आसान होता है, दूसरा ऐसा जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, एक का डिफरेंशियल आसान होगा, दूसरे का इंटीग्रेशन आसान होगा। जिसका डिफरेंशियल आसान होगा, इंटीग्रेशन नहीं मालूम होगा, तो डिफरेंशियल वाले को रोक करके इंटीग्रेशन वाले का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो u को रोक लिया मैंने, इंटीग्रेशन वाले का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, माइनस होल इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, जिसका डिफरेंशियल मालूम था उसका डिफरेंशियल करिएगा, जिसका इंटीग्रेशन मालूम था उसका इंटीग्रेशन करिएगा, और फिर जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। ये इतनी बात मैंने बोली, ध्यान दीजिए। मैंने कहा इसमें दो फंक्शन दिखाई पड़ेंगे, एक का आपको डिफरेंशियल तो मालूम होगा, इंटीग्रेशन नहीं मालूम होगा, दूसरे का इंटीग्रेशन मालूम होगा। ऐसे दो फंक्शन दिखाई पड़ेंगे, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। जिसका डिफरेंशियल मालूम होगा उसको रोक लीजिएगा, इंटीग्रेशन वाले का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। जिसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम होगा उसको रोक लीजिएगा, जिसका इंटीग्रेशन आता होगा उसको कर दीजिएगा। माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता तो उसको डिफरेंशियल करिएगा, जिसका इंटीग्रेशन आता तो उसका इंटीग्रेशन करिएगा, और उसका मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो ये उत्तर आ जाएगा। आइए इसका एग्जांपल देख समझाएं तो आपको समझ में आ जाएगी बात। तो कुछ बाकी बातें सवाल लगाने के बाद ही समझ में आएंगी, ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर log x dx, ये है एक्स स्क्वायर log x dx, ये सवाल मिल गया आपको मान लीजिए। तो इसमें जरा देखिए, इसमें जरा देखिए कि यहां पर एक्स स्क्वायर का मुझे डिफरेंशियल भी मालूम है, इंटीग्रेशन मालूम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन log x का हमको डिफरेंशियल तो मालूम है 1/x, इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, log x का इंटीग्रेशन नहीं बताया गया है आपको। तो यही वो फंक्शन है जिसका मुझे केवल डिफरेंशियल मालूम है, इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, और यहां सब्स्टिट्यूशन से भी काम नहीं चलने वाला है। तो यहीं पर log x को रोक लेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन को नहीं मालूम है। log x को रोक लिए, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ log x d/dx ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो आएगा उसका पूरा इंटीग्रेशन। ये फार्मूला हो गया। अब जरा अगर आप ध्यान देंगे तो ये log x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है x³/3 माइनस होल इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना है।
तो अब आप देखिए जरा क्या आ गया ये 1/3 या कह सकते हैं x³/3 log x माइनस 1/3 x² dx। ये कहां से आ गया? इस x से x³ कटा तो x² आ गया। अब क्या आ गया ये x³/3 log x माइनस 1/3 और x² का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस एक कांस्टेंट c। इसको जरा फाइनलाइज कर लिया जाए तो x³/3 log x माइनस x³/9 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। आपने देखा यहां इंटीग्रेशन बाई पार्ट के लिए मैंने एक फार्मूला बताया आपको, इसी से ये काम आप करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।